बैक टू ग्लोबल सेंटर ऑफ लैंग्वेजेस वंस अगेन। सो दोस्तों, हमारा जो आज की क्लास का टॉपिक है वो है वर्ब्स। और वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वर्ब्स को लेकर। और स्पेशली मुझे बोला गया कि सर वर्ब्स से रिलेटेड कुछ वीडियोस बना दीजिए, तो इसीलिए आज हम वर्ब्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर कि आपको आज के वीडियो से बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए वर्ब्स को शुरू करते हैं और इसके बारे में क्या क्या चीजें यूजफुल हैं उन्हें सीखते हैं। वर्ब्स होती क्या हैं? तो वर्ब यानी कि क्रिया, इसको अगर हम एक शब्द में डिफाइन करें तो कोई भी किया गया काम या एन एक्शन वर्ड। तो कोई भी किया गया काम या एक्शन वर्ड को हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया को पहचानना लगभग सभी लोगों के लिए आसान होता है, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना। तो इसे पहचानने में हमें परेशानी नहीं होती, लेकिन इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी जरूरी हैं। तो हमें आज की क्लास में सीखना है कि वर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं और उन्हें हम पहचानना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर हम वर्ब के टाइप्स की बात करते हैं तो हमारा जो मेन मुद्दा है आज का, मेन जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो हमारी जो वर्ब्स होती हैं मेनली दो टाइप्स की होती हैं। हाँ, हमारी जो वर्ब्स हैं वो मेनली दो टाइप्स की होती हैं। उनमें से एक टाइप को हम मेन वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं और जो दूसरा टाइप होता है उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है वो भी हम समझेंगे। हिंदी में अगर हम बात करें तो मेन वर्ब का हिंदी होता है मुख्य क्रिया, यानी कि जो भी मुख्य काम होता है हमारे वाक्य में उसे मेन वर्ब कहा जाता है। और ऑक्सिलरी वर्ब की हिंदी होती है सहायक क्रिया। सहायक, जैसा कि इसका नाम ही है, ये सहायता करती हैं। और किसकी सहायता करती हैं? तो जवाब मिलेगा ये मुख्य क्रियाओं की सहायता करती हैं। तो ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रियाओं की सहायक बनकर इस्तेमाल में लाई जाएं या उनकी सहायता करें, उन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। तो इन दोनों ही वर्ब्स को हम एक एक करके डिटेल में चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेन वर्ब्स की। तो दोस्तों, मेन वर्ब्स को पहचानना आसान है, लेकिन इनकी एक और पहचान है जो हमें समझनी पड़ेगी। वो है मेन वर्ब्स के अपने खुद के दो और प्रकार होते हैं। तो मेन वर्ब्स हैव टू फर्दर डिविजन्स, और वो दो प्रकार होते हैं, वो होते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। मैंने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आपने उसे देखा भी होगा। और इसे आज एक बार फिर से हम लोग अच्छे से चलिए समझते हैं। तो मेन वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत एक एक करके करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब्स से। ट्रांजिटिव वर्ब, तो अगर आपको ट्रांजिटिव वर्ब का मीनिंग समझना है तो सबसे पहले आपको इसकी हिंदी को पहचानना पड़ेगा। दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी होती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सकर्मक क्रिया। तो दोस्तों, सकर्मक में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। सकर्मक में आपको बताना चाहूंगा मैं, स का मतलब होता है साथ, और कर्म, अंग्रेजी भाषा में कर्म को ऑब्जेक्ट कहा जाता है और हिंदी में हम इसे ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं। तो सकर्म यानी कि साथ, किसका साथ? कर्म का साथ। तो एक ऐसी क्रिया जिसको कर्म की जरूरत पड़े, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए, उस क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कि द वर्ब व्हिच नीड्स एन ऑब्जेक्ट फॉर कंप्लीटिंग इट्स मीनिंग इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। तो बड़ा ही आसान है इसको समझना। एक ऐसी क्रिया जिसे अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े, उसे हम सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि ऑब्जेक्ट की पहचान हम कैसे करें फिर। तो बड़ा ही आसान है, मैं आपको एक छोटी सी बड़ी आसान से ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ऑब्जेक्ट को पहचानना सीख जाएंगे। दोस्तों, अपने आप से दो क्वेश्चन करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, एंड क्वेश्चन नंबर 2 किसे। तो आपको अपने आप से इन दो सवालों के जवाब पूछने हैं, मांगने हैं। तो अगर क्रिया
इनमें से किसी भी एक का जवाब देने में समर्थ है, तो जिस भी शब्द से इन दो प्रश्नों का जवाब मिल रहा है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट को पहचानना सबसे पहले समझते हैं। तो अगर मैं कहूं कि रोहन रोहन आइसक्रीम खा रहा है, तो रोहन आइसक्रीम खा रहा है, तो अपने आप से सवाल करो कि भाई रोहन क्या खा रहा है। हमने जवाब, अगर हम सवाल करेंगे रोहन क्या खा रहा है, तो हमें जवाब मिलेगा आइसक्रीम। तो ये जो क्या का जवाब है वो है आइसक्रीम, जिसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि पिताजी ने मुझे डांटा, तो पिताजी ने मुझे डांटा, तो आप देख सकते हैं यहां पर हमें ऑब्जेक्ट अगर ढूंढना है तो अपने आप से सवाल करना है क्या या किसे, और हम देख सकते हैं इसमें हमें किसे का जवाब मिल रहा है। भाई किसे डांटा, मुझे डांटा, तो मुझे जो होगा ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा दोस्तों। तो ऑब्जेक्ट को पहचानना बहुत ही आसान है, अपने आप से बस दो सवाल करने हैं, क्या या किसे। जो भी शब्द इन दो प्रश्नों के जवाब दे दे वही होगा ऑब्जेक्ट। तो समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट हमें कैसे पहचानना है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या कहती है? ट्रांजिटिव वर्ब कहती है कि मुझे अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। I need an object for completing my meaning, that says the transitive verb. अब ट्रांजिटिव वर्ब के कुछ एग्जांपल्स मैं समझाऊंगा, और ऑफ कोर्स ट्रांजिटिव वर्ब्स बहुत सारी हैं, उनकी कुछ लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, मैं कहूं पापा लाएंगे, पापा लाएंगे, और यहीं पर मैं सेंटेंस को रोक दूं, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या ये सवाल यानी कि क्या ये सेंटेंस पापा लाएंगे आपको सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है? क्या ये आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है? तो जवाब आएगा नहीं। पापा लाएंगे एक अधूरा सेंटेंस है। हमें यहां इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, तभी ये सेंटेंस पूरा हो पाएगा। यानी कि इसमें जो क्रिया इस्तेमाल हुई है वो है लाना। तो लाना एक ऐसी क्रिया है जिसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि लाना एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको अपने लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। तो पापा लाएंगे, और जवाब में हमें बताना है क्या लाएंगे। तो अगर मैं कहूं कि पापा पिज्जा लाएंगे, पापा फ्रूट्स लाएंगे, पापा वेजिटेबल लाएंगे, आप इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूं कि पापा पिज्जा लाएंगे, तो यहां पर देखेंगे हमारे प्रश्न का जवाब मिल रहा है क्या लाएंगे, तो जवाब आया पिज्जा लाएंगे। तो पिज्जा जो हुआ इट इज एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लाना। यानी कि लाने की इंग्लिश होती है ब्रिंग। तो ब्रिंग एक ऐसी क्रिया है जिसको अपने लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और ऑब्जेक्ट जैसे ही इसके साथ में आया इसका पूरा मीनिंग हमें कंप्लीट मिल गया। तो पापा पिज्जा लाएंगे ये पूरा एक मीनिंगफुल सेंटेंस है जिसमें लाना यानी कि ब्रिंग, पापा विल ब्रिंग पिज्जा फॉर मी। तो ब्रिंग जो हुआ ये एक ट्रांजिटिव वर्ब हुआ जिसको अपने लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर मैं कहूं टीना खरीद रही है, तो आप देख सकते हैं यहां पर एक वर्ब है खरीदना, और इस सेंटेंस की मीनिंग को अगर हम देखें तो हमें इस सेंटेंस का मीनिंग पूरा कंप्लीट नहीं मिलेगा। अगर हम कहें टीना खरीद रही है और यहीं पर सेंटेंस को हम रोक दें तो आपके मन में सवाल आएगा भाई क्या खरीद रही है, जवाब तो दो क्या खरीद रही है, तभी तो सेंटेंस मीनिंगफुल बन पाएगा। तो हमें सेंटेंस में जो क्रिया है खरीदना, इसको कंप्लीट करने के लिए क्या का जवाब देना पड़ेगा, और हमें जवाब कुछ ऐसे देना पड़ेगा। जो भी मन है खरीदने का आप खरीद सकते हैं। टीना सब्जियां खरीद रही है, टीना फल खरीद रही है, टीना चूड़ियां खरीद रही है, या टीना जो भी मन करे वो खरीद रही है। तो यानी कि खरीदने को अपने लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और ये बन जाएगा एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस। तो चलिए अगर मैं कहूं भाई टीना सब्जियां खरीद रही है, तो यहां पर जो सब्जियां हुआ ये खरीदने के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इंग्लिश बन जाएगी टीना इज बाइंग वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये सब्जियों के लिए आया, ये खरीदने के लिए आया, और इसलिए खरीदना हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब हुआ क्योंकि इसको अपने लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। तो ये रहा दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब्स। चलिए एक दो एग्जांपल्स और डिस्कस कर लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि अध्यापक ने
पिटाई की। तो अध्यापक ने पिटाई की ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अगर इसको कंप्लीट बनाना है तो आपको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। अध्यापक ने छात्रों की पिटाई की। अक्सर आप लोगों की पिटाई हुई होगी, बहुत सारी हुई होगी। मैंने भी बहुत सारी मार खाई है, मुझे याद है। आपने भी खाई होगी, ज्यादा नहीं तो थोड़ी तो खाई ही होगी। तो अगर हम छात्रों की बात करें दोस्तों, तो जो छात्र होते हैं जो पिट रहे हैं वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो अध्यापक ने छात्रों की पिटाई की, तो जो छात्र है ये एक ऑब्जेक्ट है। पिटाई करना यानी कि पनिश करना, बीट करना, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। तो इसकी इंग्लिश कुछ ऐसी बन जाएगी कि टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स। तो टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स, तो पनिश जो हुआ ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा ट्रांजिटिव वर्ब्स का एक्सप्लेनेशन। लिस्ट आपको ट्रांजिटिव वर्ब्स की और मिल जाएगी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स को। तो दोस्तों इनट्रांजिटिव वर्ब्स की अगर बात करें तो इसकी हिंदी होती है अकर्मक क्रिया। अ यानी कि अभाव, कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। तो जहां पर ऑब्जेक्ट का अभाव हो, यानी कि ऐसी क्रिया जिसको अपने लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़ती हो, उस क्रिया को हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी कि ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जो बिना ऑब्जेक्ट के ही अपनी मीनिंग को कंप्लीट कर लेती हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। तो पक्षी उड़ रहे हैं यानी कि फ्लाई करना। तो यहां पर पक्षी तो सब्जेक्ट हो गए और उड़ना हो गई क्रिया। यहां पर ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत नहीं है। सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के ही कंप्लीट मीनिंग देने में सक्षम है। तो हम कह सकते हैं बर्ड्स आर फ्लाइंग। तो यहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि राधा हंस रही है, तो हंसना एक ऐसी क्रिया है जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं है। ये भी एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। राधा इज लाफिंग। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि सूर्य उग रहा है, तो द सन इज राइजिंग। सेंटेंस कंप्लीट है, ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं। मम्मी सो रही है, भाई डिस्टर्ब मत करो उन्हें। तो मम्मी सो रही हैं, सोना यानी कि स्लीप, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। सेंटेंस वर्ब से ही खत्म हो जा रहा है, मम्मी इज स्लीपिंग। तो इस तरह से इनट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। तो इस तरह से ये डिफरेंस था ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स का, जो कि मेन वर्ब्स का एक हिस्सा थी। अब हम हमारे वर्ब के दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारी वर्ब्स का जो दूसरा टाइप है उसका नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। तो चलिए दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब को अच्छे से समझते हैं। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं इनके भी अपने दो प्रकार होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हिंदी में हम सहायक क्रियाएं कहते हैं। चूंकि इनका नेचर सहायता करना है तो इसलिए इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं। और इवन एक और नाम है, वो है सपोर्टिंग वर्ब्स। तो वी कैन एड्रेस देम एज हेल्पिंग वर्ब्स एज वेल एज सपोर्टिंग वर्ब्स। और मैंने बताया आपको कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं इनके भी अपने दो प्रकार होते हैं। दे हैव देयर टू फर्दर डिविजन्स। वन इज modal verbs and the second one is auxiliary कम main verbs। तो auxiliary verb यानी कि helping verb के वो दो प्रकार कौन कौन से हैं, चलिए इनको अच्छे से समझते हैं। दोस्तों helping verbs वो verbs होती हैं जो main verbs की help करें, और इनके भी अपने दो टाइप्स होते हैं। एक होता है modal verbs। modal verbs यानी कि will, shall, would, should, must, ought to, may, might, can, could। आपने इन सब वर्ब्स का नाम शायद कभी ना कभी अपनी लाइफ में सुना होगा। तो ये जितनी भी वर्ब्स होती हैं दोस्तों, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं अपने बाद में आने वाली मेन वर्ब्स की। और अगर कोई पूछे भाई इन हेल्पिंग वर्ब्स को किस नाम से पुकारा जाता है, तो भाई अब आपके पास जवाब है कि इन हेल्पिंग वर्ब्स को हम मोडल वर्ब्स के नाम से पुकारते हैं। इनका डिटेल में इस्तेमाल आपको आगे सिखाया जाएगा। फिलहाल अभी बस इतना ही समझना है कि ये हेल्पिंग वर्ब्स किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों हमारी जो अगली वर्ब्स है वो है ऑक्सिलरी कम मेन वर्ब्स। यानी कि हेल्पिंग वर्ब का जो दूसरा टाइप है वो है ऑक्सिलरी कम मेन वर्ब्स। तो ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक क्रिया, कम का मतलब होता है के साथ साथ। ये है CUM, जिसका मतलब है इन एडिशन टू, यानी कि के साथ साथ। और मेन वर्ब का मतलब हम सभी जानते हैं मुख्य क्रिया। तो ऑक्सिलरी का मेन वर्ब का मतलब निकला कि एक ऐसी क्रिया जो सहायक क्रिया के साथ साथ मेन वर्ब्स का भी काम कर ले। जैसे हम बोलते हैं सोफा कम बेड,
यानी कि सोफा तो मेरे पास एक सोफा है जो सोफे का काम करता है और रात में मैं उसी पर तान कर चादर तान कर सो जाता हूं। यानी कि वो जो सोफा है वो बेड का भी काम कर लेता है, यानी कि वो सोफे के साथ साथ बेड है, वो फोल्ड हो जाता है और बेड बन जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब्स के अलावा जरूरत पड़ने पर मेन वर्ब्स का भी काम कर लेती हैं। और वो कुछ इस तरह की वर्ब्स हैं, हम सभी इनको पहले से जानते हैं, जैसे इज एम आर, वॉज वर, डू डज, डिड, गेट गेट्स, गॉट गेटिंग, हैव हैज, हैड हैविंग। ये सारी वर्ब्स जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स तो हैं ही, लेकिन इन्हें हम मेन वर्ब्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जानने के लिए चलिए देखते हैं कैसे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे अगर मैं कहूं कि रोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो इंग्लिश हो जाएगी रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इस सेंटेंस में वर्ब्स कहां कहां पर हैं? यहां पर दो वर्ब्स हैं दोस्तों, एक है इज और एक है प्लेइंग। तो इस वाक्य में जो मुख्य काम हो रहा है यानी कि मेन वर्ब है वो है प्ले, यानी कि प्ले इज अ मेन वर्ब। तो इसका मतलब इससे पहले जो इज आया है, तो जब भी हम बात करेंगे इस की, एम की, आर की, वॉज वर या डू डज या हैव हैज या हैड या डिड, जो भी वर्ब्स हैं, अगर इनके बाद में कोई मेन वर्ब आ जाए, जैसे यहां पर हम देख सकते हैं प्ले आया हुआ है, तो ऐसे में ये जो इज है या इसकी फैमिली की जितनी भी वर्ब्स हैं ये इन मेन वर्ब्स को हेल्प करना शुरू कर देंगी, यानी कि इनको सपोर्ट करना शुरू कर देंगी। तो यहां पर ये जो इज है ये एक ऑक्सिलरी वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, यानी कि इज प्ले कर रहा है एक हेल्पिंग वर्ब का रोल। तो यहां पर ये इज हेल्पिंग वर्ब हुआ। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। चलिए हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं, और एग्जांपल कुछ इस तरह का है, रोहन इज अ गुड बॉय। तो हम देख सकते हैं रोहन इज अ गुड बॉय। इस सेंटेंस में अगर आपको वर्ब ढूंढनी है तो दोस्तों इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब मौजूद है, वो है इज। इसके अलावा इस सेंटेंस में दूसरी कोई भी वर्ब नहीं है, यानी कि इस के बाद में हम किसी भी मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इस समय ये जो इज हुआ ये खुद में ही मेन वर्ब का रोल प्ले करने लगेगा, यानी कि राइट नाउ दिस इज वुड बी प्लेइंग द रोल ऑफ मेन वर्ब। तो यहां पर आपने देखा इज जो है कि मेन वर्ब है और इससे पहले वाले सेंटेंस में इज एक हेल्पिंग वर्ब था। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि आई हैव बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदी है, तो इस सेंटेंस में कार खरीदना एक क्रिया है, यानी कि मुख्य क्रिया है, जिसकी इंग्लिश यहां पर बॉट है। और इसके पहले आप देख सकते हैं हैव का इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों। तो हैव जो हुआ ये इस समय एक मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए दिस टाइम इट्स प्लेइंग रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहां पर जो हैव है ये ऑक्सिलरी वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। और दूसरी तरफ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं कहूं कि आई हैव अ कार, तो इस पूरे सेंटेंस में यानी कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, तो इस पूरे सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि हम एकमात्र हैव नाम की ही क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। हैव के बाद कोई भी मेन एक्शन नहीं है, मेन वर्ब नहीं है। तो ऐसे में ये हैव अकेला आने की वजह से मेन वर्ब का रोल प्ले करेगा। तो इसी तरह से जितनी भी वर्ब्स आपको ऑक्सिलरी कम मेन वर्ब के लिस्ट में बताई गई है दोस्तों, ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम तब करेंगी जब इनके बाद में कोई मेन वर्ब मौजूद होगी, और जब ये अकेले मौजूद होंगी तो उस दौरान ये खुद मेन वर्ब का रोल प्ले करती हैं, और इसी वजह से इन्हें हम ऑक्सिलरी का मेन वर्ब कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा वर्ब्स का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह से वर्ब से रिलेटेड और भी जरूरी इंफॉर्मेशन आने वाले समय में शेयर की जाएगी। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आपको हमारे टाइम टू टाइम जितने भी वीडियोस हैं उनके अपडेट्स मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, लेता हूं आपसे विदा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।